हेलो एवरीवन, VHDL लैब ट्यूटोरियल के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सॉर गेट। ओके, एक्सॉर गेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। और हमारा यूनिवर्सल गेट क्या है? यूजिंग नैंड गेट। तो आज हम नैंड गेट की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम एक्सॉर गेट को बना सकते हैं और फिर हम उसके VHDL कोड को समझने की कोशिश करेंगे और वेव फॉर्म की हेल्प से चेक करेंगे कि वो जो कोड हमने लिखा है या जो लॉजिक हमने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन हम सभी को याद है एंड दैट इज A एक्सॉर B, और हम इसको लिख सकते हैं AB बार प्लस A बार B। क्लियर? अब क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सल गेट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्सल गेट्स में क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसको आप नैंड गेट से लिखने की कोशिश करेंगे। तो नैंड गेट से अगर हमें इसे लिखना है तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे इसको, हम यहाँ पे डबल बार यूज करेंगे। सो फॉर दिस A डॉट B बार प्लस A बार B, और आप डबल कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, A डॉट B बार का बार डॉट A बार B बार कंप्लीट बार। सिंपल। तो ये सब कुछ हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है, और यहाँ पर अभी नैंड गेट की हेल्प से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नैंड गेट एक एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने गेट हैं आपके नैंड के, 1 2 3 4। तो ये 4 गेट्स आपके यूज हो रहे हैं एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं आपको इसका ऐसे याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे लिखिए एक्सॉर, यहाँ लिखिए एक्सनॉर। सिंपल। तो एक्सॉर पहले आएगा, एक्सनॉर बाद में आएगा। देन यहाँ लिखिए नैंड और यहाँ लिखिए नॉर। तो आपने एक टेबल बना ली है। क्लियर? ये आपकी एक टेबल है। तो अब देखिए, तो देखिए यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 4, यहाँ 5, देन अगेन 5 4। तो ध्यान रखिए डायगोनल फॉर्म में होने चाहिए 4 5 5 4। क्लियर? कैसे याद रखना है, एक्सॉर एक्सनॉर नैंड नॉर 4 5 5 4। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक्सॉर गेट बनाना है। किसकी हेल्प से? नैंड की हेल्प से। तो कितनी गेट चाहिए? 4। अगर आपको एक्सॉर गेट बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ नॉर तो कितने गेट चाहिए? 5। तो ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए या नॉर गेट चाहिए। तो सिंपल, अगर आप एक टेबल याद रखते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज़ को याद रखने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें 4 गेट्स चाहिए, 4 गेट्स चाहिए, और वो किस टाइप के होने चाहिए? नैंड। तो 4 नैंड गेट की हेल्प से मैं अपने एक्सप्रेशन A एक्सॉर B, जो कि एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो था बेसिक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट डायग्राम की, जो हमें और भी बहुत कुछ बताएगा इन डिटेल फॉर्म में। अभी हम आगे देखेंगे कि ये डायग्राम कहाँ से आया, बट मैं अभी आपको सिंपल ये समझा दूं कि U1 U3 U4 U5 का क्या मतलब है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। चलिए, अब ये आपको सही से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर U1 U2 U3 ये सब जो दिख रहे हैं आपको ये, तो अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। U1 U2 दिस U3 U4 ये क्या है, और ये इनपुट में आपको दिख रहा होगा A B, यहाँ Y, यहाँ A B। तो जब हम कोडिंग पार्ट में जाएंगे अभी, तो वहाँ पे हमें समझना होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इसका एक पिक्चर आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि यहाँ पे 5 नैंड गेट यूज़ हो रहे हैं, और देखिए हर एक नैंड गेट के अंदर क्या है, एक एंड गेट और एक इन्वर्टर।
क्लियर। यहाँ नीचे लिखा हुआ है RTL ऑफ XOR गेट यूजिंग NAND गेट। तो हम काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझ चुके हैं फर्स्ट और 2 लेक्चर में VHDL के जो हम थ्योरी पोर्शन में पढ़ रहे हैं कि RTL का क्या मतलब होता है। क्लियर। तो अब आइए देखते हैं कि इसके कोड को कैसे लिखेंगे हम VHDL में। तो VHDL कोड लिखने के लिए डेफिनेटली फिर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ EDA प्लेग्राउंड। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट गूगल पे सर्च करिए EDA प्लेग्राउंड। आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपकी कुछ वर्किंग बेंच जो इस फॉर्म में ओपन हो जाएगी, जहाँ पर ये डिज़ाइन VHD आपका VHDL कोड लिखने के लिए है, और टेस्ट बेंच में आप अपना टेस्ट बेंच कोड लिखेंगे। देन आपको सिमुलेटर सेलेक्ट करना है, टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में VHDL सेलेक्ट करना है। टूल जो सिमुलेटर है वो आपको एडेक रिवरिया होना चाहिए। रन टाइम आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद ओपन EP वेब में आप जरूर टिक करिए। तो जब आप ओपन EP वेब में टिक करेंगे तभी आपको वेब फॉर्म शो होगी, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कोड लिखा है मैंने, NAND गेट यूजिंग NAND गेट किसके लिए, XOR गेट के लिए। तो आइए इस कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर। तो ये आपका VHDL कोड है। मैक्सिमम चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हम इस VHDL कोड को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मॉडल कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर बिहेव मॉडलिंग में कैसे शो करते हैं किसी VHDL एक्सप्रेशन को या कोड को, वो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, लाइब्रेरी डिफाइन करी। तो हम सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड लॉजिक 1164, अर्थमेटिक लॉजिक कहाँ यूज़ होता है, अनसाइंड IEEE लाइब्रेरी कहाँ यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब देखिए स्ट्रक्चर फ्लो जब हमने डिस्कस किया था थ्योरी पोर्शन में, तो हमने वहाँ क्या कहा था, वहाँ हमने ये कहा था कि अगर आप स्ट्रक्चर की हेल्प से कोड लिख रहे हैं, देन आपको वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं, और देन आप उन कंपोनेंट्स को पोर्ट मैप करते हैं। तो ये देखिए यहाँ कौन सा कंपोनेंट हमारा बेसिक यूज़ हो रहा है, अवर कंपोनेंट इज NAND गेट। तो मैंने आपको जो U1, U2, U3, U4, U5 दिखाए थे, वो बेसिकली आपके NAND गेट थे। तो वो आपका कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। तो देखिए वो कंपोनेंट क्या है, एंटिटी डिफाइन करा आपने, दैट इज NAND गेट। पोर्ट क्या है, ABY। तो आप उस पिक्चर को याद कीजिए, वहाँ पे आपके ABY हर एक NAND गेट के इनपुट पे AB इनपुट की तरह यूज़ हो रहा था, और Y आउटपुट की तरह यूज़ हो रहा था। क्लियर। अब देखिए उस कंपोनेंट के आर्किटेक्चर को आपने डिफाइन किया, तो उसका आर्किटेक्चर आप डेटा फ्लो से अगर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखा, आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ NAND गेट। क्लियर। इज बिगिन, आप आर्किटेक्चर को बिगिन करेंगे, y इज लेस देन इक्वल टू a NAND p। तो आपने NAND गेट को यूज कर लिया सिंपल डिफाइन करने के लिए अपने आउटपुट y को, आपने डेटा फ्लो को एंड कर दिया। तो देखिए ये जो पोर्शन आपने लिखा अभी तक, ये सिंपल आपके कंपोनेंट पार्ट को समझा रहा था। तो वो कंपोनेंट पार्ट जो आप इस कोड में यूज करेंगे पोर्ट मैप के लिए। क्लियर। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा गेट यूज कर रहे हैं, तो आप उसे भी एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे, और उसको आप फर्दर स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं XOR गेट को स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने कैसे लिखना है। सिंपल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे। तीनों लाइब्रेरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं XOR एंटिटी की। तो XOR एंटिटी में देखिए पोर्ट डिफाइन करें इन्होंने A1, B1 और C। तो जो कंबाइन है आपका, वो आपका कैसा होगा, A1, B1 और आउटपुट क्या होगा उसका, C। देखिए एक बार और फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए A1, B1 इसके इनपुट हैं, और C ये आउटपुट है। तो ये XOR गेट के लिए आप यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो ये अंदर जो भी दिख रहा है आपको, ये इंटरनल हो जाएगा, जिसके लिए आपने A और B को इनपुट की तरह यूज किया है, और Y को आउटपुट की तरह यूज किया है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप हर एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ सकें, अप्लाई कर सकें, उसके लिए VHDL कोड डिफाइन कर सकें। ओके। तो चलिए वापस कोड।
तो देखिए यहाँ आपने पोर्ट डिफाइन कर दिए, A1 B1 इनपुट पोर्ट है, C आपका आउटपुट पोर्ट है। एंटिटी को आपने क्लोज किया, दैट इज एंटिटी एंड एक्सॉर। तो दिस वन इज योर एंटिटी पार्ट, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सो आर्किटेक्चर में आप क्या करोगे, सिंपल कंपोनेंट को डिफाइन करोगे। तो देखिए यहाँ लिखा है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चरल ऑफ एक्सॉर इज कंपोनेंट नैंड गेट। नैंड गेट आपने डिफाइन कर दिया, तो उसके अंदर उस स्ट्रक्चर में बेसिकली आप एक्सॉर गेट को किससे डिफाइन करना चाह रहे हो, नैंड गेट से। तो नैंड गेट को आपने वहाँ पे एज अ कंपोनेंट डिफाइन किया। देन आपने डेफिनेटली आपको कुछ सिग्नल्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नैंड गेट हैं और उनके जो आउटपुट हैं वो वेरी होंगे। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सिग्नल्स को हमेशा आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन करते हैं, उन्हें पोर्ट के अंदर, एंटिटी के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं एज अ पोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 4 सिग्नल्स की जरूरत पड़ रही है, S0, S1, S2, S3। अभी हम फिर से एक बार और फिगर में जाके देखेंगे कि ये सिग्नल्स हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम वहाँ उनको मार्क करेंगे। और उसके बाद देखिए बिगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपके U1, U2, U3, U4, U5, तो देखिए 5 गेट हैं आपके, 5 गेट को यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। तो 5 नैंड गेट, 5 नैंड गेट की हेल्प से यहाँ पर हम एक्सॉर गेट को या उस स्ट्रक्चर को, हमने उसके स्ट्रक्चर का जो भी VHDL कोड है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। अब आपको करना क्या है कि हमने इससे पहले जो फिगर पढ़ा था जिसमें ये कहा, मैंने ये कहा था आपसे कि आप एक्सॉर गेट डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 4 नैंड गेट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने यूज होंगे, 4 नैंड गेट्स। तो आप उससे ट्राई करिएगा, देखिएगा पोर्ट मैप करके लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा। तो आगे बात करते हैं। तो हमने क्या किया, फिर स्ट्रक्चर को एंड कर दिया। क्लियर। तो ये आपका जो कोड था पूरा, यहाँ से अभी तक हमने जो डिफाइन किया वो आपका VHDL कोड था फॉर एक्सॉर गेट। क्लियर। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपने क्या किया, सिंपली सबसे पहले कंपोनेंट को डिफाइन किया, यहाँ पे कंपोनेंट आपका नैंड गेट था। देन आपने गेट को डिफाइन किया, गेट आपका एक्सॉर था और उसके अंदर आपने उस कंपोनेंट को कॉल किया। देन आपने पोर्ट मैप कर दिया। क्लियर। तो यहाँ 5 नैंड गेट यूज करके, मैं आपको फिर बार बार ये बोल रहा हूँ, 5 नैंड गेट यूज कर रहे हैं हम। तो 5 नैंड गेट यूज करके आपने एक एक्सॉर गेट बनाया। तो अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने पोर्ट मैपिंग करने के लिए सिग्नल्स लिए हैं S0, S1, S2, S3, ये क्या है। क्लियर। तो आइए देखते हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए सपोज U1 का जो आउटपुट है, मैं उसके आउटपुट को डिफाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ S0, इसको डिफाइन कर रहा हूँ S1, इसको डिफाइन कर रहा हूँ S2, इसे डिफाइन कर रहा हूँ S3, और डेफिनेटली ये तो आउटपुट है ही आपका C। एक बार फिर समझिएगा। तो देखिए अब हम पोर्ट मैप करते हैं। तो A किससे पोर्ट मैप होगा, देखिए A कहाँ पे आ रहा है, कौन सा इनपुट आ रहा है यहाँ पे, A1। दूसरा B किससे पोर्ट मैप होगा, S0 से। Y किससे पोर्ट मैप होगा, S2 से। तो आइए देखिए चेक करते हैं U3 के लिए। तो देखिए क्या लिखूं मैं, अगर मैं पोर्ट मैप करना है मुझे, तो A किससे पोर्ट मैप होगा, A1 से। B किससे पोर्ट मैप होगा, S0 से। Y किससे पोर्ट मैप होगा, S2 से। क्लियर। हम कौन सी गेट की बात कर रहे हैं, U3। तो ध्यान रखिएगा इसको, A A1, B S0, Y S2। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं U3 की बात करूं तो U3 क्या कहता है, U3 कहता है A A1, B S0 एंड Y S2। क्लियर। तो आई होप आपको पोर्ट मैपिंग समझ में आई होगी। एक बार और देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से आप हर एक गेट के लिए, हर एक नैंड गेट के लिए पोर्ट मैपिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका VHDL कोड था जो हमने लिखा फॉर एक्सॉर गेट। अब सिंपल बात करते हैं टेस्ट बेंच की। तो मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हमें टेस्ट बेंच डिफाइन करनी है तो हमें डिले देना होगा। और डिले हमें क्यों देना होगा, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा अपने इनपुट्स को इम्प्लीमेंट होने में, और उसके लिए कुछ आउटपुट जो डिक्लेयर होगा या जो भी आउटपुट डिस्प्ले होगा तो हम उसे देख सकें।
तो देखिए सब कुछ वही है। टेस्ट बेंच आपने डिफाइन किया, मैंने आपको पहले ही बताया था एंटिटी में कुछ नहीं लिखते हैं। देन आपने पोर्ट कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, सिग्नल्स आपने डिक्लेयर करे। क्लियर, तो आप इसको समझिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ की। तो देखिए पहला जो आपने इनपुट अप्लाई किया दैट इज A1 B1, उसकी वैल्यू क्या दी आपने 0 0, और 20 नैनो सेकेंड्स के लिए आपने वेट किया। क्लियर, तो इस तरीके से आपने चारों कॉम्बिनेशंस को डिफाइन किया। क्लियर, और लास्ट में आपने उसको एंड प्रोसेस कर दिया। तो आई होप आपको VHDL कोड फॉर एक्सॉर गेट यूजिंग NAND गेट्स और टेस्ट बेंच का कोड समझ में आया होगा। तो यही कोड जो है मैंने डिफाइन किया है अपने EDA प्लेग्राउंड के अकाउंट में, मींस वर्क बेंच पे। तो डिज़ाइन VHD पे जो कोड मैंने आपको समझाया वही कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको एक बार और देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ देखिए U3 मैं आपको जो बता रहा था वही है A1 S0 S2। तो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको लिखने की। और यहाँ पर आपका टेस्ट बेंच का कोड है, तो ये देखिए ये टेस्ट बेंच का कोड है। क्लियर, अब उसके बाद आपका क्या काम है, आपको टूल डिफाइन करना है। तो ध्यान रखिएगा टूल एल्डेक रिवरा प्रो 2019.10 और ओपन EPWave पे आप जरूर क्लिक करिए। देन देखिए रन टाइम, अब वहाँ आपको 20 नैनो सेकेंड का डिले दे रखा है। ओके, सो देखिए 20 नैनो सेकेंड 20 नैनो सेकेंड 20 तो एटलीस्ट 1 2 3 4 तो 18 नैनो सेकेंड्स तो ये होगा। तो आप थोड़ा सा टाइम को अपने उससे ज़्यादा रखिएगा ताकि आपको वेव फॉर्म दिखने में या देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन आप उसको क्या करेंगे, सिंपल सेव करेंगे। तो आप अपने प्रोग्राम को सेव करिएगा। ओके, और देखिए रन करने के बाद आपने ओपन EPWave किया था तो EPWave ओपन हो गई। क्लियर, गेट सिग्नल्स में आप जो भी सिग्नल्स रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे सिग्नल नेम आएंगे, आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी वेवफॉर्म विंडो पे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे A1 B1 C1, तो A1 B1 क्या थे आपके एक्सॉर गेट के इनपुट थे और C आपका आउटपुट था। क्लियर, तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये NAND गेट का एक्सप्रेशन शो हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, हमें सबको मालूम है कि जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। क्लियर, तो 0 0 पे 0 और 1 1 पे 0 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट मतलब मीन्स दोनों इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तब आपका आउटपुट 1 मिलेगा। ओके, तो यही आउटपुट आपके वेव फॉर्म के फॉर्म में आपको मिलने चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनिशियल इनपुट आपका क्या है 0 0। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको ये इनपुट इनिशियल आपका 0 0, तो आउटपुट की वैल्यू 0। सेकंड इनपुट आपका 0 1, तो आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया, C इक्वल टू 1। इफ इनपुट इज 1 0, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 0, C इज 1, तो देखिए ये भी कंडीशन फुलफिल है। देन नेक्स्ट कंडीशन इज बोथ आर 1, A1 इज 1 B1 इज 1, देन योर C इज 0, सो दिस इज गुड। तो हमने सिमुलेट करके देख लिया कि हमने जो भी लॉजिक लिखा स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सॉर गेट के जो कोड को डिफाइन किया वो वेरीफाई कर रहा है कि हमारा लॉजिक सही है और ये एक एक्सॉर गेट फॉर्म करता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में ये समझने की कोशिश करी कि स्ट्रक्चरल मॉडल को कैसे डिफाइन किया जाता है, पोर्ट मैप कैसे किया जाता है, एक अच्छा एग्जाम्पल हमने यूज़ किया। देन हमने EDA प्लेग्राउंड में कोड को रन किया, सिमुलेटर कैसे सेलेक्ट करते हैं, देन वेव फॉर्म को कैसे रीड करके वेरीफाई करते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।